सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सियासत जो कभी मुकद्दस पेशा हुआ करता था, आज आखिर इतनी पुरतशद्दुद क्यों हो गई है? सियासी कायदीन अपने कारकुनों में अदम बर्दाश्त को क्यों परवान चढ़ा रहे हैं? और जब यही हरकत अपने कारकुन करते हैं तो उनकी मजम्मत और एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? चंद रोज कबल नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब को पीटीआई कारकुनों ने कौमी असम्बली के अहाते में धक्के दिए। उसी रोज सेनेटर मुसद्दिक मलिक के सर पर पीटीआई कारकुन ने थप्पड़ भी मारा। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल पर उस दिन जूता भी उछाला गया और इससे कबल साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ पर भी जूता फेंका जा चुका है। ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंकने का वाकया पेश आ चुका है। एहसन इकबाल पर गोली के जरिए कातलाना हमला हो चुका है। वजीर आजम के मोमिन खुसूसी और रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल की लाहौर हाईकोर्ट आमद पर नून लीगी कारकुनान की जानिब से अंडे मारकर और स्याही फेंककर उनका इस्तकबाल किया गया और वहां सूरत हाल उस वक्त मजीद कशीदा हो गई जब पीटीआई के कारकुनान ने अंडे फेंकने वाले शख्स को पकड़ दिया और उस पर खूब तशद्दुद किया। कारकुनान के तशद्दुद से लीगी कारकुन का सर फट गया, तो हम कोर्ट में मौजूद दीगर लोगों और पुलिस ने उसकी जान बचाई। वाकये पर शहबाज गिल ने अपना रद्दअमल भी दिया और कहा कि नून लीग ने अपने काल की स्याही मुझ पर फेंक दी है, ये गुंडागर्दी पर उतरे हुए हैं। इन तमाम तर वाकयात से यही नतीजा निकाला जा सकता है कि अगर सियासी रहनुमाओं ने अपने कारकुनान के तरबियती अमल को दुरुस्त ना किया और एक दूसरे के बयानिए को बर्दाश्त करने का हौसला पैदा ना किया तो ऐसे वाकयात में मजीद तेजी आएगी। देखा जाता है कि ऐसे वाकयात के नतीजे में रहनुमाओं की जानिब से मजीद आग भड़काई जाती है और फिर होता यह है कि रहनुमा खुद ही इसकी लपेट में भी आ जाते हैं। सुनिए मरियम नवाज क्या कह रहे हैं। नून के अरकान और सपोर्टर्स और वोटर्स ने भी जूते पहने हुए हैं और कईयों ने तो हील्स के साथ जूते पहने हुए हैं। जो आज आपने करने की मुस्लिम लीग नून के अरकान के साथ आपने करने की कोशिश की, मुस्लिम लीग नून उसको भूलेगी नहीं। आज लाहौर हाई कोर्ट ने नैब की जानिब से मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त को बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और मरियम नवाज को 7 अप्रैल का नोटिस जारी कर दिया है। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने हुकूमत और नैब को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वहाँ उन्होंने क्या गुफ्तगू की, ये भी सुनिए। हाई कोर्ट लाहौर में इन्होंने एप्लीकेशन दी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे ज़्यादा मुज़हिका खेज़ एप्लीकेशन कोई हो सकती थी। नैब का काम है करप्शन पकड़ना। 2 दफ़ा मैं जेल काट आई, 2 दफ़ा मियाँ साहब जेल काट आए। एक पैसे की जब उनको करप्शन नहीं मिली तो अब रोना शुरू कर दिया। इतना बड़ा झूठ लाहौर हाई कोर्ट में बोला कि मरियम कोऑपरेशन नहीं कर रही तहकीकात में। क्या मतलब है आपका? बेवकूफ़ तो नहीं बनाए ना लोगों को। आपको पता है, लोगों को नज़र आ रहा है कि आपकी टांगें कांप रही हैं, आपके हाथ पांव फूले हुए हैं। और उसके बाद नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। तमाम सीनियर रहनुमा उस प्रोग्राम में मौजूद थे और उस मीटिंग के बाद, तवील मीटिंग रही, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें शाहिद खान अब्बासी और मरियम नवाज ने एक बार फिर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और आगे की अपनी स्ट्रेटजी बताई। नैब पर वहाँ भी तनकीद की गई। वहाँ पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मरियम नवाज की जानिब से कहा गया, ये भी सुन लीजिए। आज पूरी कौम को समझ आ गई होगी कि इदारों पे तनकीद करना क्या होता है और इदारों पे हमला आवर होना क्या होता है। अगर आपको वोट नहीं मिले तो इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर है? पीडीएम की सारी जमातें वक्त की नज़ाकत को समझेंगी, गिरती हुई दीवार को एक आखिरी धक्का देने की पूरी कोशिश करेंगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये सबको नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत अब टिकने वाली नहीं है। तो ये आज पूरी सूरत हाल रही। राना सनाउल्लाह साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, ज़रा वो जो सियासी मामला हैं उसकी तरफ आते हैं। कल आप लोग क्या डिसाइड करने जा रहे हैं? आज की मीटिंग में क्या क्या डिसाइड हुआ? लेकिन ये शहबाज गिल साहब के साथ जो सुबह वाकया पेश आया, नून लीगी कारकुन ने उन पर स्याही फेंकी, अंडे मारे, कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ ये वाकया हुआ था आपके सीनियर रहनुमाओं के साथ। ये पाकिस्तान की सियासत और एक आम सियासी कारकुन किस जानिब चल पड़ा है? तशद्दुद हो रहा है अब सियासत में? देखें, ये कल्चर जो इमरान खान साहब 2014 के कंटेनर और धरनों से उन्होंने शुरू किया था, तो अब ये तकरीबन 6-7 साल हो गए। अब ये कल्चर काफ़ी जुआ हो गया है और अब इसकी जड़ें जो हैं वो पाकिस्तान के हर कोने, हर गली कूचे, चौक चौराहे में जो है वो
फैल चुकी हैं या फैलती जा रही हैं, तो इसका अंजाम जो है वो यही होना था। ये हम बात इससे पहले मुतअद्दिद बार ये करते रहे हैं कि ये जो लोगों को दूसरे पार्टी लीडर्स को गालियां देना, हर वक्त उनको बुरे अलकाब से याद करना, लोगों के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे बनाना, लोगों की बहू बेटियों को जो है वो ख़वातीन को इज़्ज़त ना देना, उनके ख़िलाफ़ उनको अदालतों में घसीटना, तो ये जो हो रहा है, तो इसका रद्द अमल जो है मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों, महीनों और सालों में जो है इसमें और ज़्यादा शिद्दत आएगी, क्योंकि नफ़रत जो है वो नफ़रत को जन्म देती है, इंतकाम जो है वो इंतकाम को जन्म देता है, उससे जो है वो कोई खैर का पहलू जो है वो नहीं निकलता। सही, लेकिन साहब 6 मार्च को पार्लियामेंट हाउस के बाहर जब वज़ीर आज़म एतमाद का वोट ले रहे थे, जो कुछ हुआ था नून लीगी क़यादत के साथ इंतहाई काबिल मज़म्मत था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा उस दिन उसको डिफेंड कर रहे थे। आज जो कुछ शहबाज गिल साहब के साथ हुआ है वो भी इंतहाई काबिल मज़म्मत है। नून लीग क्या इसको डिफेंड करेगी या इसकी मजम्मत करेगी? इसको आप रिएक्शन कहेंगे? चूंकि मरियम साहिबा गुफ्तगू करते हुए पहले ही कह चुकी थी कि ये अगर 2 थप्पड़ मारेंगे तो हम 10 से उसका जवाब देंगे, और लीगी कारकुनों ने भी जूते पहने हुए हैं, तो ये रिएक्शन था या फिर इसकी मजम्मत करेंगे आप? नहीं, देखें, ये दोनों वाक़यात जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, और इनमें जो लोग हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। तो वो वाक़या इस्लामाबाद में हुआ था, और जो लोग नफ़रत का, इंतकाम का या उस वक्त इंसल्ट का निशाना बने, वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत थी, सीनियर लीडर थे, हमारे फार्मर प्राइम मिनिस्टर शाहद खाकान अब्बासी थे, मरियम और देव साहिबा थी, मुसद्दक मलिक साहब थे। तो यहाँ पे जो है ये शहबाज गिल साहब हैं और लाहौर के लोग हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि उनका किसी सियासी जमात से तल्लक है या नहीं है, ना ही मैंने इस वाक़े की कोई डिटेल हासिल की हैं। लेकिन अब इसमें क्या किया जाए? ये जो लोग हर वक्त सुबह से लेके, ये सुबह 9-10 बजे शुरू हो जाते हैं गालियाँ निकालने और ऐसी घटिया ज़ुबान और अल्फाज बोलने कि जिनको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके अलावा और काम ही कोई नहीं है। लेकिन हुकूमत की टोटल कारकर्दगी जो है वो यही कुछ है। अब उनका अपोजिशन के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाओ, गालियाँ निकालो, नफरत के फैलाओ, इसके अलावा तो और कोई काम ही नहीं है। लेकिन साहब उनका आर्गूमेंट ये कि 6 मार्च को नून लीग की क़यादत वहाँ पर तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कारकुनान मौजूद थे, वो सेलिब्रेशन चल रही थी एतमाद का वोट लेने की, वो जानबूझकर गए थे और इश्तियाल दिलाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को। आज का जो वाक़या शहबाज गिल साहब बाई चॉइस तो नहीं गए थे, वो तो पेशी पर गए थे, वहाँ पर उन पर यह मामला, तो इसका मतलब ये आज वाला वाक़या प्लान था? नहीं, देखें, जो उस दिन इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है उसमें तो मैं वहाँ पे मौजूद था, तो वहाँ पे कोई किसी ने इश्तियाल नहीं दिलाया। वो जो कारकुन थे तहरीक इंसाफ के, वो तो काफ़ी दूर थे और हम पार्लियामेंट हाउस के सामने खड़े थे, तो वो वहाँ से भाग के आए वो, और आके उन्होंने वही गंदी घटिया ज़ुबान जो है वो बोलनी शुरू कर दी जो उनके कायदीन सारा दिन बोलते हैं। और आज का जो वाक़या है, बहरहाल मुझे मेरे पास इसकी डिटेल नहीं है, क्योंकि हमारी एक पार्टी मीटिंग चल रही थी पिछले 3-4 घंटों से, तो मैं उसमें मसरूफ़ था। तो राना साहब, उस मीटिंग में ये डिस्कशन नहीं हुई कि ये इस तरह की कार्रवाइयों को अपने पार्टी एंड से रोका जाए, जो नीचे के कारकुनान हैं यूसी लेवल तक और एक आम कारकुन तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि ये तशद्दुद का रुख आपने नहीं इख्तियार करना, थोड़े सब्र का मुजाहरा करना है, सब्र के साथ चलना है, ताकि माहौल ख़राब ना हो, ये तशद्दुद का अंसर सियासत में पैदा ना हो? वो मेरे भाई, जब ये जहर, मेरे भाई, जब ये जहर जो है ये रगो पै में फैला दिया गया है, जब ये जहर जो है ये बड़ी मेहनत से, ये इस मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश है, इस मुल्क की जमहूरियत के ख़िलाफ़ एक साजिश है, इस मुल्क के सिस्टम के ख़िलाफ़ एक साजिश है, और ये बाकायदा कोई सहूनी गैर मुल्की एजेंडा है, ये पिछले 6-7 साल से जो इस मुल्क के साथ किया गया है। ये आप देखते नहीं हैं कि किस तरह से अपोजिशन के लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो हर्जा सराई की जाती है। तो मामला ये है कि ये तो अब जो है वो जब एक यानी अमल हो चुका है, तो अब उसका जो रद्द अमल है या उसका जो नतीजा है वो उसको कैसे रोक सकते हैं?
सही। इमरान साहब, ये जो गिलानी साहब की जो हार हुई है 12 तारीख को, सादिक संजरानी साहब जीत गए, चेयरमैन सेनेट बन गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि नून लीग ने हाथ कर दिया है गिलानी साहब के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, पीडीएम के साथ। वो 7 लोग आपके थे, चूँकि आपकी खातून कैंडिडेट सेनेट में नहीं जीत सकी थी, वो नहीं आ सकी थी, तो ये बदला लिया आप लोगों ने। अब क्या इनको जवाब देंगे? और उन 7 लोगों को ढूंढने की कोशिश की गई है अब तक नून लीग के प्लेटफॉर्म से या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कि वो कौन थे, किसने अपने वोट ज़ाय किए जानबूझकर? आदमी ने ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, उन बंदों को हमें पता है, वो बिल्कुल हमारे आदमी थे। और बिल्कुल उनको जिस तरह से उनको एडवाइस किया गया उन्होंने वोट डाला। और जो अपना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की पीपल्स पार्टी की जो कमेटी थी, जो इस सारे मामले को रेगुलेट कर रही थी, और जिसमें उनके बड़े सीनियर लोग थे, सईद गनी साहब थे, शहरी रहमान साहबा थी, फ़ारूक नाइक साहब थे, कासम गिलानी साहब थे। तो हर सेनेटर को और ख़ास तौर पे जो न्यूली इलेक्टेड हैं उनको कहा गया था कि वो कमेटी से एडवाइस लेके समझ के उसके मुताबिक जो है वोट कास्ट करें। तो वो कमेटी के लोगों को अब ये किस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वो तो एडमिट कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हमें सेक्रेटरी ने कहा था कि जी खाने में जहाँ कहीं मर्जी मोहर लगा दें तो वोट वैलिड होगा। तो ये जैसे कहा गया कि जी खाने में आप जाएं और जाके आप मोहर किसी जगह पे भी लगा दें, तो लेकिन बॉक्स के अंदर लगाएं। तो उन लोगों ने जो है वो वोट कास्ट किया, बल्कि एक दो ने तो बाद में आगे भी बात की कि जी हम इस तरह से वोट डाल के आए हैं। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हमारी सेक्रेटरी साहब से बात हुई है। तो इसलिए उन 7 आदमियों का जो है वो कोई किसी को गलतफहमी नहीं है और कोई इसमें अब हार्म नहीं है पीपल्स पार्टी को भी कि ये वोट किस तरह से डले हैं। हमें भी कोई शक नहीं है, हमारे लोगों ने बिल्कुल पार्टी इंस्ट्रक्शन, पीडीएम इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है वो वोट कास्ट किया है और उनके ऊपर कोई गिला नहीं है और कोई वोट नहीं टूटा। 49 वोट गिलानी साहब को पड़े हैं, इसमें कोई किसी के ऊपर कोई गिला नहीं है। कोई अगर ये कहे कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने करवा दिया है, बिल्कुल गलत है। और जो कोई कहे कि जी ये पीएमएलए ने बदला ले लिया, बिल्कुल गलत है। ये अंडरस्टैंडिंग से हुआ है। वो अंडरस्टैंडिंग जो थी वो बाद में जो है वो उसको ओन नहीं किया गया। वो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जी मैं ओवर रूल हो गया हूँ। तो अब ये एक अलग बात है और इसके ऊपर पीपल्स पार्टी जो है वो पूरी तरह से ऑन बोर्ड है, क्लियर है। और कमेटी के जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं उन्होंने ओन किया है इस बात को कि हाँ, हमने जब भी जिस किसी ने हमसे पूछा हमने कहा कि जी बॉक्स में जहाँ चाहे मोहर लगा दें, लेकिन विद इन बॉक्स लगाएं। लेकिन तो इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। गिलानी साहब 49 वोट लेके जीते हैं, संजरानी साहब 48 वोट लेके हारे हैं 1 वोट से। अब ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फैसला किया है, हमारी नज़र में तो ये फैसला जो है ये गैर कानूनी है और ये गलत उन्होंने वोट रिजेक्ट किए हैं, मुस्तरद किए हैं। बाकी अब देखें आगे अदालत में अगर रिलीफ गिलानी साहब को मिल जाता है तो वो कामयाब हैं और वो नोटिफाई हो जाएंगे। लेकिन साहब, अब जिन सेक्रेटरी साहब ने गाइड किया, जिनकी गाइडेंस की रोशनी में वोट डाले गए, उन्होंने तो तमाम 49 सेनेटर्स को गाइड किया था ना, फिर वो 42 ने सही वोट कैसे डाल दिए? इन 7 से ही कैसे गलती हो गई? इन 7 से गलती ऐसे हो गई कि उनमें ज़्यादातर वो लोग थे जिन्होंने कमेटी से पूछा या जो नए लोग इलेक्ट थे जिन्होंने पहली दफ़ा वोट कास्ट करना था, उनके नाम हमारे पास हैं। उनके इसमें कोई शुबे वाली बात ही नहीं है और उनके ऊपर हमें कभी शुबा हो ही नहीं सकता। वो पार्टी के इतने मजबूत और इतने जो है वो कमिटेड लोग हैं कि उनके ऊपर शक नहीं किया जा सकता और पीपल्स पार्टी को भी इस बारे में कोई शक शुबा नहीं। तो राना साहब, जब इन 7 लोगों पे मुकम्मल एतमाद है, आपका भी, पीपल्स पार्टी का भी, पीडीएम का भी, तो फिर जो अदम एतमाद की तहरीक आप लोग फौरी तौर पर लाना चाह रहे हैं, फिर पीपल्स पार्टी क्यों नहीं मान रही? मौलाना साहब भी इस पर राजी हैं, मरियम साहिबा भी ये चाहती हैं कि लाई जाए, सिर्फ पीपल्स पार्टी को एतराज़ है तहरीक अदम एतमाद लाने पर? जी, पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की तहरीक, पीपल्स पार्टी जब अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहे, मैं इंश्योर करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारे वोट जो है वो पूरे
उस अदम एतमाद की तहरीक के लिए हाज़िर होंगे। नहीं, अभी राना साहब अदम एतमाद की तहरीक लाने पर भी एतराज़ किसको है? मरियम साहिबा और मौलाना साहब तो ये चाहते हैं ना कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। पीपल्स पार्टी अभी ये चाहती है कि दीगर कानूनी और आइनी ऑप्शंस पर पहले हम अमल कर लें, उसके बाद फिर इस बारे में सोचेंगे। जी ऐसा ही है, पीपल्स पार्टी को पूरा यकीन है कि उनकी ये तहरीक, ये जो रिट पटिशन जो उन्होंने की है या मेरा ख्याल करने जा रहे हैं, तो उनको पूरा यकीन है। और वैसे ये बात है भी दुरुस्त। मैं एक कानून का अदना तालिब इल्म हूँ, तो मेरी नज़र में वो डिसीजन हैं सुप्रीम कोर्ट के कि जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर विद इन द बॉक्स हो और कोई जगह मखसूस जगह पे मोहर ना भी लगी हो तो वो वोट इनवैलिड नहीं होता। और यहाँ पे तो बॉक्स था ही नहीं, यानी मोहर के लिए इस बैलेट पेपर पे कोई जगह मखसूस नहीं की गई थी, सिर्फ नाम था और पूरा बॉक्स था। तो उसमें एक दाएं लगा दे, कोई बाएं लगा दे, ऊपर लगा दे, नीचे लगा दे, विद इन द बॉक्स लगाए और लाइन क्रॉस ना करे, बल्कि अगर लाइन क्रॉस भी करे तो वो भी देखा जाएगा कि लाइन क्रॉस जो है वो उस तरफ ज़्यादा है या दूसरी तरफ ज़्यादा है। जिस तरफ ज़्यादा होगा वो उस तरफ वोट काउंट होगा। तो ये जो वोट रिजेक्ट हुए हैं ये बिल्कुल बिला जवाज़ मुज़फ़्फ़र अली शाह साहब उनका पीपल्स पार्टी से अपना ज़ाती अनाद सिंध के हवाले से था, तो उनको मौका मिल गया तो उन्होंने जनाब जो है वो अपना इख्तियार चला दिया। तो राना साहब चलो, उस दिन तो प्रिजाइडिंग अफसर थे, अब तो उनका रोल ख़त्म हो गया। अब अगर 49 की या बरतरी अददी बरतरी आपके पास है तो फिर आप अगले आने वाले दिनों में फिर तो लाएं अदम एतमाद के, और फिर तो पिटीशन में जाने का फ़ायदा नहीं है, वहीं फैसला हो जाएगा सेनेट के अंदर ही हॉल में। नहीं, पिटीशन में पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। अगर पिटीशन में रिलीफ ना मिला तो फौरी तौर पे जो है अदम एतमाद की तहरीक आ जाएगी। सही। अभी देखें राना साहब, सियासत में माहौल कैसा बदलता है। 19 जनवरी को आप लोग इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज कर रहे थे और आज हुकूमती वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। सेनेट इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन के किरदार पर क्या PDM को, मुस्लिम लीग नून को कोई एतराज़ है? देखें, हमें एतराज़ है और हमें एतराज़ ये है कि, और इसीलिए हमने एहतजाज किया था कि इलेक्शन कमीशन में वो जो फॉरेन फंडिंग का अकाउंट है जिसमें करोड़ों अरबों डॉलर्स का जो है वो गबन किया है PTI ने, यानी लोगों से क्या कह के पैसे इकट्ठे किए हैं और कहाँ पे लगाए हैं, तो वो जो है वो उसका फ़ैसला नहीं हो रहा। ये हमने एहतजाज इसीलिए किया था और आज भी हमारा वो एहतजाज जो है वो मौजूद है क्योंकि उसका फ़ैसला नहीं हुआ। और ये PTI ने जो, या PTI की गवर्नमेंट ने जो आज बयान दिया है वो एक प्रेशर टैक्टिक है। वो भी इसीलिए ये उन्होंने प्रेशर दिया है ताकि इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके फॉरेन फंडिंग अकाउंट जो है ना उनके ऊपर फ़ैसला ना दे दे। तो ये उनका मकसद भी उस फैसले उस केस का फ़ैसला रोकना ही है। नहीं, लेकिन आसफ उनका जो बयान वो तो डस्का इलेक्शन के तनाजुर में और फिर जो सेनेट इंतखाबात में गिलानी साहब जिस तरह से जीते उस तनाजुर में उनका तो वो जो उनकी नज़र में जो खामियां और नाअहलियाँ इलेक्शन कमीशन की सामने आई वो तो उस पर एतराज़ कर रहे हैं। उसका जिक्र तो बराह रास्त खुद वज़ीर आज़म भी कर चुके हैं। तो फॉरेन फंडिंग वाला मामला अलग और इस मामले को अलग नहीं देख रहे आप? नहीं, अंदर से बात यही है। डस्का के इलेक्शन का तो उनको पता है कि वो प्रिजाइडिंग अफसरों को अगवा करके ले गए थे, तो वहाँ पर रीपोल नहीं होना था तो और क्या होना था। वहाँ पे तो उन्होंने जिस किस्म की बदतरीन धांधली की है वो तो इलेक्शन कमीशन इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वहाँ पे रीपोल करवाया जाता। लेकिन ये असल मकसद जो है वो उनका पीछे यही है क्योंकि वो फॉरेन फंडिंग अकाउंट में PTI बतौर जमात जो है फ़ारग हो सकती है और ये होगी फ़ारग इंशाअल्लाह। साहब, डस्का में भी नौशीन साहिबा ने जो आपकी कैंडिडेट थी उन्होंने 20 पोलिंग स्टेशंस का रीपोल मांगा था। इलेक्शन कमीशन ने 360 पूरे हल्के में ही रीपोल करवा दिया। तो वो चीज़ आपके हक में चली गई। हुकूमत कह रही है वो हमारे खिलाफ गई है चूँकि वहाँ से फिर अली अज़्ज़त साहब जीत सकते थे अगर वो सिर्फ 20 हल्कों का रीपोल होता तो। नहीं, वो गलत बात है। हमारी PMLN ने और नौशीन इफ्तिखार साहबा ने जो है वो तमाम हल्के का रीपोल मांगा था। वहाँ पे डस्के पूरे शहर का रीपोल मांगा था जहाँ पे इन्होंने पोल होने नहीं दिया। वहाँ पे फायरिंग और गुंडागर्दी
सारा दिन जो है वो पुलिस की सरबराही में होती रही। और वो जो 20 पोलिंग स्टेशन थे वो तो इनके घर के पोलिंग स्टेशन थे ना। नहीं राजा साहब, जो पहली एप्लीकेशन वो इनका जो नौशीन साहिबा ने जो पहली एप्लीकेशन रहशी दी थी वहाँ के इन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर रोक के बैठाए हुए थे, ताकि अगर बाकी हल्के का रिजल्ट जो है वो हमारे खिलाफ आएगा तो फिर हम रिजल्ट चेंज कर देंगे, अगर हक में आ जाएगा तो फिर इनको भेज देंगे। वहाँ पे तो रीपोल ये खुद चाहते हैं ताकि हमारे घर में रीपोल हो जाए तो हम वहाँ पे जो है वो धक्केशाही करके जो है वो अपना रिजल्ट जो है उसको बेहतर कर लें। लेकिन राजा साहब, नौशीन साहिबा ने जो पहली एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन को लिखी थी उसमें उन्होंने 20 पोलिंग स्टेशंस का ही रीपोल मांगा था। वो एप्लीकेशन उसकी कॉपी में हमारे पास मौजूद है, उसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि 20 पोलिंग स्टेशंस पर ये रीपोल होना चाहिए। वो उस वक्त की बात है जब वो 20 पोलिंग स्टेशन के जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं वो आ नहीं रहे थे, वो मिसिंग थे। लेकिन बाद में जब पता चला सारा कि ये फ्रॉड किस तरह से हुआ है, सारा पूरा हल्के का इलेक्शन जो है वो रिग हुआ है, सारी चीज़ें जो है वो सामने आई, तो फ़ौरन उन्होंने एप्लीकेशन जो है वो रीपोल के लिए दी थी। और हमने बाकायदा जो है वो इलेक्शन कमीशन में आके इलेक्शन कंटेस्ट किया, हमने अपनी पटिशन कंटेस्ट की और सबूत पेश किए पूरे हल्के में किस तरह से जो है वो धांधली की गई है। तो उन सबूतों की बुनियाद के ऊपर पूरे हल्के का रीपोल हुआ है। तो राजा साहब, अब इलेक्शन कमीशन पर फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से आप लोगों को शिकायत हैं, एतराज़ है, सेनेट इलेक्शन डस्का इलेक्शन पर हुकूमती जमात को एतराज़ है, तो आपको नहीं लगता जब हुकूमत को भी अपोजिशन को भी दोनों पर इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ है तो वाकई मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, उन्हें नया अमला आना चाहिए, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आना चाहिए ताकि अपोजिशन और हुकूमत दोनों को उन पर एतराज़ ना हो? तो फिर चीफ जस्टिस को भी नया ले आए, चारों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनको भी तब्दील कर दें। वो मेरे भाई, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अपना जो है वो अपना ऑफिस है, इसकी तो जो है वो जो सर्विस की गारंटी है दैट इज़ एज जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस साहबान। ये कैसे हो सकता है? सही। अच्छा साहब, आज जो मीटिंग आप लोग की हुई बड़ी तवील मीटिंग थी, अब 26 से जो लॉन्ग मार्च स्टार्ट हो रहा है, ये जो नैब के चेयरमैन है वो कितने कंट्रोवर्शियल हैं, वो क्यों नहीं इस्तीफा दे देते? अब वो तो आप लोग मुतालबा भी कर रहे हैं और लगाए हुए भी आपके और पीपल्स पार्टी के ही हैं। देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा जो है उसके मुस्तफ़ी होने या उसके हटाए जाने का एक ही तरीका है और वो जुडिशल काउंसिल है। अगर गवर्नमेंट चाहती है तो रेफरेंस ले जाए। सही। अच्छा साहब, आज जो मीटिंग आप लोगों की बड़ी तवील मीटिंग हुई है उसमें 26 मार्च के लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या क्या डिस्कशंस हुई, क्या उसके प्लान्स हैं? जब आप लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, गालबन अगर 26 को शुरू करते हैं तो 28 से 29 को आप वहाँ पहुँचेंगे, फिर कब तक वहाँ पर स्टे करना है? क्या वो किसी धरने की सूरत में तब्दील हो जाएगा या वो मुख्तसर लॉन्ग मार्च होगा, वहाँ आप एक मुख्तसर मुद्दत के लिए स्टे करके वापस आ जाएंगे? देखें, ये फैसला तो कल पीडीएम की मीटिंग में होगा। हम अकेली जमात जो है वो कोई फैसला करने की पोजीशन में नहीं है। हमने अपनी सिफारशात, रिकमेंडेशन जो हैं वो अपने तौर पे मुरतब की हैं, जो कि हम कल पीडीएम के अजलास में पेश करेंगे। उसके बाद जो कंसेंसस से फैसला होगा उसके ऊपर अमल होगा। अब राना साहब, चूँकि हुकूमत तो ये कह रही है कि हमने 126 दिन का धरना दिया था, ये खाली 26 दिन का भी नहीं दे सकते, तो नून लीग की तजवीज़ और सिफारशात हैं क्या? आप धरना देने के वहाँ पर हक में हैं चूँकि आगे रमज़ान भी आ रहा है, या फिर आप लोग भी ये चाहते हैं पीपल्स पार्टी की तरह कि एक आध दिन का लॉन्ग मार्च और फिर वापसी की राह लें सब? इंशाअल्लाह आप फिक्र ना करें, हम 130 दिन का देंगे धरना, ये आप फिक्र ना करें, इनका रिकॉर्ड बीट करेंगे इंशाअल्लाह। यानी अगले 4.5 माह 5 माह तक आपको भी उम्मीद है कि अगले 5 माह तक ये हुकूमत रहेगी, कहीं जाने वाली नहीं है, इसलिए इतना लंबा धरना आपको देना पड़ेगा? बारा जी, ये हमारी प्लानिंग है, हो सकता है कि 30 दिन चली जाए। तो राना साहब, जब तक मकसद पूरा नहीं होगा उस वक्त तक ये धरना देंगे, चाहे 130 दिन का देना पड़े, 150 दिन का देना पड़े, फिर बीच में चाहे रमज़ान आ जाए, ईद आए, बकरा ईद आ जाए, धरना जारी रहेगा? नहीं, ये फैसला पीडीएम करेगा। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे कि धरना कितना, इसका फैसला कल पीडीएम के इजलास में किया जाएगा और नून लीग की जो सिफारिशात हैं, जो तजवीज़ है वो यही है कि 126 दिन का धरना जो हुकूमत ने दिया था उसका भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे और 130 दिन का धरना करके बताएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और हुकूमत की जानिब से अब जो मुतालबा किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के पूरे अमले से मुस्ताफ़ी होने का, उस पर उनसे गुफ्तगू होगी।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और वफाकी हुकूमत ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके दीगर अमले से तमाम मेंबरान से इस्तीफ़े देने का मुतालबा कर दिया है। और शफकत महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की एक बड़ी जमात है, हुकूमत की जमात है और उसको इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर खासे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और दीगर जमातों का हवाला देते हुए उन्होंने भी यह भी कहा कि जो दीगर तमाम जमातें हैं उनको भी इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर कई तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, तो ये इन हालात में इलेक्शन कमीशन नहीं चल सकता है। और शफकत महमूद साहब ने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, ज़रा ये सुनिए, फिर अली ज़फ़र साहब से गुफ्तगू करते हैं। भी जमात जो है वो उससे खुश नहीं है। कोई ऐसा है जो उस वक्त कह रहा हो कि जी ये इलेक्शन जो है वो ठीक हुआ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जो जिम्मेदारियां थी उनको निभा नहीं सका, हमें कोई एतमाद नहीं है। तो उसका इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा हालत में है वो नहीं चल सकती। इलेक्शन कमीशन को मसीहत मजमूई इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो शफकत महमूद साहब की आज की ये गुफ्तगू आपने सुनी। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। बैरिस्टर साहब ये चलें, अपोजिशन की जमातों को तो अपोजिशन में रहते हुए इदारों पर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, एतराज़ात होते हैं, शिकायत भी होती है। 19 जून को PDM ने धरना भी दिया था, एहतजाज किया था इलेक्शन कमीशन के बाद। हुकूमत को क्यों इदारों पर एतराज़ात होने लगे? इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से क्यों खुश नहीं है इस वक्त हुकूमत? देखें, शफकत महमूद साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको डिटेल तफसीली तौर पे बयान किया कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्यों एतमाद उतर गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और उनको क्यों इस्तीफ़ा देना चाहिए। मैं इसमें ऐड करता चलूँ, जो उन्होंने जो बयान दिया उसमें ऐड भी ये करता चलूँ कि ये एक बड़ा लंबा दास्तान है जो काफ़ी देर से आपको पता है PTI की हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट कर रही है कि आप इलेक्शंस को फेयर बनाएं, उनको ट्रांसपेरेंट बनाएं, उनको साफ शफाफ बनाएं, उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। उसी सिलसिले में हुकूमत बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भी गई और वहाँ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये डायरेक्शन दी कि आप अपने जो हैं उनको इलेक्शंस को साफ शफाफ बनाने के रूल्स बनाएं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिर कुछ नहीं किया। फिर आपने NA 75 में देखा कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया तो सब आमादा थे, दोनों साइड्स कह रही थी कि आप 20 कॉन्स्टिट्यूंसी में आप इलेक्शन कराएं, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में कराएंगे। फिर आपने देखा कि पूरा इलेक्शन ही नल एंड वॉइड कर दिया, दोबारा इलेक्शन NA 75 का कह दिया। फिर आपने देखा कि जिलानी जो सेनेट के इलेक्शंस थे जिसमें नेशनल असेंबली के इलेक्शंस, नेशनल असेंबली ने इलेक्ट करना था सेनेटर्स को, वहां आपने देखा कि वीडियोस आना शुरू हुई जिसमें वो हैदर साहब की एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने एक तरह से किस तरह वोट को ज़ाया करना है वो बात की। मुख्तलिफ फिर स्टेटमेंट्स आई लीडरान की, वो वीडियोस दिखाए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन उस पर भी उन्होंने सिर्फ इंक्वायरी की और कोई फर्दर उस पर कार्रवाई नहीं की गई। इन द मीन टाइम काफ़ी अरसा गुजरता गया, नए इलेक्शंस आ रहे हैं और फिर उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के लिए कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रूल्स के लिए रूल्स में नहीं किया, हुकूमत को नहीं कहा कि आप टेक्नोलॉजी दें। इस किस्म के बहुत सारे इश्यूज हैं। उसके अलावा सिर्फ PTI की जमात ही नहीं बल्कि आपने देखा कि PMLN और बाकी जो अपोजिशन जमातें थी उन्होंने भी एक किस्म का धरना दिया या एक प्रोटेस्ट मीटिंग की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। वो भी सेटिस्फाइड नहीं थे। MQM को आपने देखा, उन्होंने अभी कहा है कि आप इलेक्शंस करा तो रहे हैं लेकिन रमज़ान आ रही है उसमें आप तब्दीली करें। तो ये सारे इन सारी चीज़ों को देखते हुए तासुर ये मिलता है कि शायद जो, और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि आप शायद ये जो आपकी जिम्मेदारियां हैं आइन के तहत वो आप अगर नहीं निभा सकते तो फिर इससे बेहतर है रिजाइन कर दें। तो ये एक डिमांड है। लेकिन उसके अलावा जब तक 10 का इलेक्शन नहीं हुआ था, जब तक सेनेट इंतखाबात नहीं हुए थे, उस वक्त तक तो हुकूमत की जानिब से कहीं कोई ऐसी डिमांड्स नहीं सामने आ रही थी और जाहिर है कि हुकूमत के पास इस्लाहात का मौका भी था। 3.25 साल इस हुकूमत को होने को आ रहे हैं। इन इलेक्शन से बिफोर टाइम ये इस्लाहात लाई भी जा सकती थी, कम से कम कोशिश की जा सकती थी। ऐसी कहीं कोई कोशिश भी नहीं सामने आई। इससे पहले तो सिर्फ अपोजिशन एतराज़ात करती थी। अब चूंकि सेनेट और 10 का इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो हुकूमत को नहीं सूट किया, तो उसके बाद इस तरह से अब ये अपने मुतालबात लेकर सामने आई है हुकूमत।
नहीं देखें, कुछ थोड़ा सा ऐसा है कि इससे पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को काफ़ी बार कहा गया था। और जहाँ तक इलेक्टरल रिफॉर्म का ताल्लुक है, आपकी पॉइंट दुरुस्त है कि ये पार्लियामेंट को अपना रोल अदा करना पड़ेगा और इलेक्टरल रिफॉर्म करनी पड़ेगी। ये अब हर पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो जो जो ज़रूरी हैं करनी अमेंडमेंट्स कानून की और जो कवानीन लेके आने हैं वो लेके आए, ताकि ये और साफ शफाफ हो, क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस ही होता है जो कि जमहूरियत का एक सतून है। और अगर लोगों का इलेक्शन प्रोसेस पे एतमाद उतर जाए तो फिर वो जमहूरियत को एक तरह से नुकसान पहुंचाता है। और इसके अलावा आप ये देखें कि जो जुडिशल कमीशन है उसने भी रिकमेंडेशंस दी हुई हैं, जिनको ज़रूरी है कि उन रिकमेंडेशंस को देखा जाए और उसकी रिफॉर्म किया जाए। तो ये मिलजुल के काम होगा। लेकिन फिलहाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ये एक पुरानी दास्तान है जिसकी वजह से ये आके, लेकिन वैसे इलेक्शन प्रोसेस से हटकर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को भी तो तेज करने की ज़रूरत है। तकरीबन 6-7 साल से आपकी अपनी पार्टी का फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है, उस पर अभी तक कहीं कोई फैसला नहीं आया। दीगर जमातों के फॉरेन फंडिंग केसेस हैं, उन पर कोई फैसले नहीं आ पा रहे। अभी जो वीडियो स्कैंडल सामने आया उस पर इंक्वायरी बहुत ही स्लो आगे बढ़ रही है। तो इन सिस्टम्स को भी तो तेज करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। सारे सिस्टम, सारे इलेक्शन, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इलेक्शन रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो इस तरफ मुझे तो कोई इंडिकेशन कम से कम नहीं मिली कि वो इस तरफ भी कोई कार्रवाई कर रहे हैं या कोई अपना काम कर रहे हैं इस प्रोसेस पे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट को इवेंचुअली अपना रोल अदा करना पड़ेगा और ये रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। लेकिन वैसे सब लेकिन बहरहाल अब इलेक्शन कमीशन से तो फेडरल गवर्नमेंट इस्तीफे देने का मुतालबा कर रही है, लेकिन वो जो 16-17 लोग थे जिन्होंने अपने वोट ज़ाय किए, यूसुफ रज़ा गिलानी को दिए कौमी असम्बली में, उन 16-17 लोगों को कब इस मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया जाएगा? उनको तो पार्टी ने, प्राइम मिनिस्टर ने क्या माफ़ कर दिया? उनके लिए माफ़ी, और इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई गलती की है तो उनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा, ये तज़ाद नहीं नज़र आ रहा आपको? जी, वो भी जो है अभी, चूंकि उनका पता नहीं है कि वो कौन है। और अगर जी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, वैसे सब आवाज़ आ रही है, आप बात जारी रखिए। जी जी जी, मैंने कहा जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए भी जो तहकीकात करने की बिल्कुल ज़रूरत है, और तहकीकात हो रही हैं। और जब पता चला कि वो एग्जैक्टली कौन है लोग और क्या हुआ है, जो कि इंशाल्लाह पता चलेगा कभी ना कभी, तो फिर वक्त आने पे उन पे कार्रवाई ज़रूर की जाएगी, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आपने एग्जाम्पल देखा हुआ है पहले कि पहले भी जब पकड़े गए लोग और जब उनके खिलाफ सबूत आ गया और इन्वेस्टिगेशन हो गई तो फिर उनको पीटीआई से निकाल दिया गया। तो ये तो ज़रूर होगा। लेकिन वैसे साहब, उस वक्त जब पार्टी से निकाला गया उस वक्त पॉलिटिकल गेन हासिल करना था। आज अगर इन 16-17 लोगों को निकालते हैं तो पॉलिटिकल लॉस हो जाएगा, गवर्नमेंट जाने का खतरा पैदा हो सकता है। तो इसलिए इस मफाद के तहत शायद उनके नामों को पर्दे में रखा जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जी। ये तो वेरी बड़ा क्लियर है कि जहां तक अगर कोई भी करप्शन में इन्वॉल्व होगा, कोई भी धांधली में इन्वॉल्व होगा, कोई भी अपनी जो इलेक्शन के प्रोसेस को खराब करने के लिए किसी इंड्यूसमेंट के तहत, किसी रिश्वत के तहत, किसी फेवर के तहत अगर कोई गलत काम करता है तो उसको फिर सादिक अमीन नहीं रहता और उसको फिर निकलना पड़ेगा असेंबली से, चाहे किसी का नुकसान हो या फ़ायदा हो। लेकिन ये एकदम नहीं हो सकता, ये ऑब्वियसली आपको देखना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। और आपने देखा था कि जब वीडियोज़ आए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सेनेट इलेक्शंस के बारे में, जिसमें साफ नज़र आ रहा था कि एक तरह से करप्शन की कार्रवाई की जा रही है या अटेम्प्ट की जा रही है, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखते साथ ही उसके ऊपर एक्शन ज़रूर लेना चाहिए था। कुछ थोड़ा एक्शन तो लिया, इंक्वायरी शुरू की है, लेकिन जो इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के लिए जल्द ऑर्डर्स पास करने चाहिए थे, वो मुझे नहीं नज़र आए। तो ये सारे मामलात ऐसे हैं जो कि इलेक्शंस का इशू एक ऐसा होता है कि इलेक्शन की करप्शन एकदम सामने नहीं आ सकती, आपको तफ्तीश करनी पड़ती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे, नौ मुंतखब सेनेटर हैं कि वो 16-17 नाम जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया या अपने वोट ज़ाय किए, उन पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी उन नामों का इल्म नहीं है, जल्द ही वो नाम भी सामने लाए जाएंगे
और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, माजी में भी ऐसे लोगों को पार्टी से निकाला जा चुका है, तो इन लोगों को भी निकाला जाएगा और ये नहीं देखा जाएगा कि इनके पार्टी में रहने या ना रहने की वजह से हुकूमत कायम रह पाती है या नहीं रह पाती। अभी सिंध में भी रिसेंटली एक्शन लिया गया और जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट डाले थे सेनेट इलेक्शन में, उन दोनों लोगों को अबलो साहब और शहरियार शर जो लोग थे, उन दोनों को पार्टी से निकाल दिया गया, उनकी रुकनीत को खारिज कर दिया गया और अब यहाँ पर भी उसी तरीके से अमल दरामद किया जाएगा। इन 16-17 लोगों के साथ भी इंसाफ किया जाएगा, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी है। अब ये नहीं पता कि इन्वेस्टिगेशन कब कंप्लीट होती है। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद महंगाई का सिलसिला भी चल रहा है और हुकूमत काबू नहीं कर पा रही है। क्यों हुकूमत को इतनी मुश्किलात हैं इस महंगाई को कंट्रोल करने में और आगे रमज़ान भी आ रहा है, क्या सूरत हाल रहेगी? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हर महीने में 2 बार यानी पहली तारीख को और 15 तारीख को पेट्रोल की कीमत में इजाफे की समरी ओगरा की जानिब से इरसाल की जाती है और हर 15 दिन बाद अब लोगों को यही धड़का लगा रहता है, यही खदशा रहता है कि पेट्रोल की कीमतें अब बढ़ी और जब भी ये इजाफा होता है तो हमेशा चीज़ों को पर लग जाते हैं, उनकी चीज़ों की कीमतें आसमान पर पहुंच जाती हैं और ख़ासतौर पर अशिया खुरोनोश समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। पहले ही महंगाई की चक्की में पिस्ता आम आदमी, मजीद महंगाई की चक्की में पिस्ता चला जाता है और हुकूमत को इस हवाले से फौरी तौर पर कुछ मौसर इक़दाम उठाने की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि आवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के भारी बोझ का सामना करने पर इस वक्त मजबूर हैं। हुकूमत गुज़िश्ता 8 माह में पेट्रोलियम मसनूआत में 44 रुपये 63 पैसे तक फ़ी लीटर महंगाई कर चुकी है। जून 2020 से फरवरी 2021 तक पेट्रोल 37 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर महंगा किया जा चुका है, जबकि पेट्रोल की कीमत 74 रुपये जो जून 2020 में थी वो अब बढ़ते हुए 111 रुपये 90 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। और इसी अरसे में हाई स्पीड डीजल 35 रुपये 93 पैसे फ़ी लीटर महंगा किया गया, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 80 रुपये 15 पैसे से अब 116 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। जून 2021 से फरवरी 2021 में लाइट डीजल 41 रुपये 9 पैसे फ़ी लीटर महंगा किया गया है, जबकि लाइट डीजल की कीमत 38 रुपये 14 पैसे थी जो अब बढ़ते हुए 79 रुपये 23 पैसे तक पहुंच गई है। जबकि इसी अरसे में मिट्टी का तेल 44 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर महंगा किया गया। मिट्टी के तेल की कीमत 35 रुपये से बढ़कर 80 रुपये 19 पैसे तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता 8 माह में खाम तेल की कीमत में $26 फ़ी बैरल का इजाफा हुआ है और इसी अरसे में खाम तेल की कीमत $40 से बढ़कर $66 फ़ी बैरल पहुंच गई है। और जब भी मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो महंगाई का एक तूफ़ान आ जाता है। हर चीज़ खाने पीने की हो या कोई और आइटम हो, उसमें उसकी कीमत में कई गुना इजाफा कर दिया जाता है। तो इस बार भी सूरत हाल कुछ ऐसी है और सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ही नहीं बढ़ रही, बल्कि चीनी अब 100 रुपये से ज़ायद हो चुकी है। जो मुर्गी का गोश्त है वो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर गया है। वो कि पिछले 2-4 दिनों में कुछ कमी ज़रूर हुई है, लेकिन अब आगे रमज़ान भी आ रहे हैं। क्या सूरत हाल हो सकती है महंगाई के, जिनसे कैसे लोगों को निजात मिलेगी? तो ये सूरत हाल है। ओगरा के तर्जुमान इमरान गजनवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में माहिर माशियात डॉक्टर अशफाक हसन साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। इमरान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। इमरान साहब, हर 15 दिन में पेट्रोलियम के मसनूआत के बढ़ने की समरी हुकूमत की तरफ जाती है, फिर हुकूमत कभी उसमें माइनर सा इजाफा कर देती है। वो 10 रुपये आप तजवीज़ करते हैं तो 2 रुपये इजाफा हो जाता है, 15 रुपये तजवीज़ किए जाते हैं तो 3 रुपये इजाफा हो जाता है। ये फार्मूला क्या है? ये इतनी लंबी चौड़ी समरी भेजी जाती है, फिर कभी हुकूमत रिजेक्ट कर देती है और कभी इसमें इजाफा भी कर देती है। देखिए, ये पहले 1 महीने पे ये समरी जाती थी, अब कुछ उससे 15 दिन बाद जाती है। जो ऑयल प्राइसेस हैं ये बड़ी वॉलेटाइल रही हैं पिछले चंद माह से तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 15 दिन के बाद प्राइसेस इंक्रीज होंगी, जिस पे पूरी सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। फार्मूला ये है कि ईसीसी का एक तयशुदा फार्मूला है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर है और फ्लैट्स की उसकी प्राइसेस लेते हैं और उसके ऊपर हम कंप्यूट करते हैं। ओगरा बेसिकली प्राइसेस को फार्मूले के तहत कंप्यूट करता है और वो गवर्नमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन को वो भेजते हैं अपनी कैलकुलेशंस, जिस पे मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन जो है वो अपनी समरी बना के फाइनेंस डिवीजन भिजवाते हैं और फिर वो फाइनेंस डिवीजन पीएम को भिजवाते हैं उसके ऊपर जो प्राइसेस हैं जो पीएम फिक्स करते हैं। एक चीज याद रखिएगा
कि ये जो पेट्रोलियम लेवी है और जो सेल्स टैक्स है उससे ओगरा का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, वो गवर्नमेंट जो है वो एडजस्ट करती है। देखिए, गवर्नमेंट का भी अपना एक सोशो इकोनॉमिक एजेंडा है। इस वक्त पिछले कुछ अरसे से पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही थी और गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम लेवी को कम करके ये हिट जो है वो गवर्नमेंट ने खुद लिया और आवाम को रिलीफ दिया। तो ये जब ऑयल प्राइसेस कम होती हैं तो थोड़े बहुत टैक्सेस गवर्नमेंट बढ़ाती है। वो इसलिए बढ़ाती है कि ताकि कुछ रेवेन्यू इकट्ठा हो, वो भी जो है वो लोगों पे स्पेंड होता है, लोगों पे वो खर्च होता है। सो इस प्रेजेंट जो प्राइसेस हैं, गवर्नमेंट ने अवाम के उस दर्द को मद्देनजर रखते हुए प्राइसेस को अपने टैक्सेस में उन्होंने साहब जरा डॉक्टर अशफाक हसन साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करना है। डॉक्टर साहब, ये ज़ाहिर है गवर्नमेंट में इस हुकूमत के पहले वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब, खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहा करते थे कि पेट्रोल 55-60 रुपये मिलना चाहिए। उस वक्त ये नहीं बताया करते थे कि इंटरनेशनल मार्केट में रेट ये है, उस पर टैक्स इतना होता है, लेवी इतना होती है। आज ये पेट्रोल इतना महंगा मिल रहा है आवाम को, इस हुकूमत के बस में नहीं है प्राइसेस को कंट्रोल करना। डॉक्टर साहब, देखिए, बात यह है कि जब आप बाहर होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता है, और जब आप अंदर आते हैं, फाइलें देखते हैं, तो फिर अंदाज़ा होता है कि यार मैं क्या बोलता रहा इतनी देर तक। तो देन यू एडजस्ट योरसेल्फ। अब आप उन सब बातों से अगर असद उमर साहब को एम्बेरस करते रहेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बात यह है कि एक तो यह है कि इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? असल बात यह कि हम आदी हो गए थे, जब ये $34, $35, $40 पे पेट्रोल था तो बहुत सस्ता मिल रहा था, तो हम आदी हो जाते हैं। लेकिन अब इंटरनेशनल मार्केट में अगर कीमतें बढ़ने लगे, क्योंकि अब पेंडेमिक का जोर जरा बाहर के मुल्कों में कम हो रहा है, फिर उन्होंने जो एक $1.9 ट्रिलियन के फिस्कल स्टिमुलस पैकेज जो अमेरिका ने दिया है, तो उससे क्या होगा? उससे आप डिमांड क्रिएट करेंगे, आपकी इकोनॉमी चलने लगेगी। जब इकोनॉमी चलेगी तो आपको एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं। तो अब इसका एक तरीका यह है कि हमने जो इस पे टैक्स लगाए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा लगा दिए हैं हमने। एक तो हमने 30 रुपया रखा है पीडीएल के मद में, जो हमें सुप्रीम कोर्ट ने हाईएस्ट लेवल दिया था कि इससे ऊपर आप नहीं लेके जाएंगे पीडीएल। तो आप वो एक हाईएस्ट पे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उस हाईएस्ट पे ही आप कलेक्ट करते रहे। जब कीमतें कम थी तो आपने हाईएस्ट पे लगाकर आपने काफ़ी रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया, बहुत रेवेन्यू इकट्ठा किया गवर्नमेंट ने, जब $34-35 बैरल पे था। तो अब जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं, तो फिर आपको पीडीएल के रेट है उसको कम करने की ज़रूरत है। फिर उस पर 17% सेल्स टैक्स भी लगा हुआ है। तो अगर देखें, इसके ये बड़ा दो धारी तलवार है, ये इसको इतना आसान ले लें। अगर आप कुछ नहीं करते, आप कहते हैं कि मैं अभी सुन रहा था, आप किसी साहब से पूछ रहे थे, जब इमरान गजनवी साहब हमारे साथ ही हैं। डॉक्टर साहब, ये ओगरा के तर्जुमान हैं। हाँ, ओगरा के तर्जुमान जो भी हैं, उनको गवर्नमेंट को रेवेन्यू की जरूरत है। बट ठीक है, आप रेवेन्यू कर लें, तो लेकिन जब आपका कॉस्ट ऑफ इसका बढ़ेगा तो इसके तमाम ट्रांसपोर्ट चार्जेस बढ़ जाएंगे। जब ट्रांसपोर्ट चार्जेस बढ़ेंगे तो जितनी भी चीजें एक दूसरे जगह से आ रही हैं उनके कॉस्ट बढ़ जाएंगे। इससे मुल्क में इन्फ्लेशन पैदा होगा। स्टेट बैंक तलवार लेकर खड़ा होता है कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाएगा। तो इधर से आप रेवेन्यू जो इकट्ठा कर रहे हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उधर इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाएगा। जब इंटरेस्ट पेमेंट एक तरफ बढ़ेगा, दूसरी तरफ जो है आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हो जाएंगे, तो उसका एक मल्टीप्लायर इसका इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल। तो ये भी है। अब ये है कि अगर पेट्रोल से ही पैसा लेना है तो दिस शोज द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू कलेक्ट रिसोर्सेज फ्रॉम जो नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी है उससे। तो ये एक डिफिटिस्ट अप्रोच भी होता है कि जी चूंकि हम इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, लिहाजा पेट्रोल वाला सबसे आसान चीज है, तो यहाँ से इकट्ठा कर लो पैसे। लेकिन उसके बड़े फार रीचिंग इम्पैक्ट होते हैं। रेवेन्यू तो मिल जाएगा आपको थोड़ा, लेकिन दूसरी तरफ इंटरेस्ट पेमेंट में निकल जाएगा जब इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा। और डॉक्टर साहब, अब आगे ज़ाहिर है 1 महीने बाद फिर रमज़ान मुबारक का भी आगाज़ होना है, उसमें वैसे ही चीज़ों के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर ये पेट्रोलियम प्राइस भी बढ़ते रहे, 1 या 2 बार रमज़ान से पहले इसमें कोई इजाफा हो जाता है,
तो ये तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक आम आदमी के लिए, गरीब के लिए। पहले वो रमज़ान की अपनी महंगाई का सामना करे, फिर पेट्रोल की वजह से जो इम्पैक्ट क्रिएट होगा वो भी। कभी भी मैंने अपने 35-36 साल के कैरियर में कभी नहीं देखा कि मुल्क में फूड इन्फ्लेशन इतने लंबे मुद्दत तक परसिस्ट किया हो डबल डिजिट के रेट पे। ऐसा कभी नहीं हुआ। होता है कि कभी कोई क्रॉप फेल हो जाए तो चूंकि ये सीजनल होते हैं तो उस थोड़े अरसे के लिए ये कीमतें बढ़ जाती हैं और उसके बाद फिर नीचे की तरफ आ जाती हैं। इधर नीचे आने का कोई नाम ही नहीं लग दे रहा है। तो जो गरीब है उसके अपने एक्सपेंडिचर का जो मंथली एक्सपेंडिचर होता है उसका 55 to 60% जो है वो कहाँ खर्च होता है इसी फूड आइटम पे। उस 50 to 65% जो फूड एक्सपेंडिचर है या वो जो गरीब आदमी है उसकी तनख्वाह में इनकम में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन उस पर बर्डन बढ़ गया है जिसकी वजह से उसकी चीखें निकल रही हैं। तो अब ये प्राइम मिनिस्टर को समझने की जरूरत है। ये फेलियर क्या इकोनॉमिक बताने की भी जरूरत है। इकोनॉमिक टीम का फेलियर है, ये प्राइम मिनिस्टर का फेलियर है कि उन्होंने इतना ज्यादा रिलाई किया हुआ इस इकोनॉमिक टीम पर, इतना लंबा अरसा गुजर गया, कहीं कोई बेहतरी नहीं आ पा रही, उसके बावजूद वो उनको टाइम दिए जा रहे हैं। ये फेलियर किसका कहेंगे फिर हम, क्योंकि भुगत तो आवाम रही है। प्राइमरीली तो है ये इकोनॉमिक टीम का जो गवर्नर है स्टेट बैंक और हफीज शेख साहब, ये इन दोनों के फेलियर है। मुझे नाम लेने में कोई ये नहीं है। वो आपके वगैरह वाले बेचारे डरते होंगे कि हमारी नौकरी ना इधर दाएं बाएं हो जाए, लेकिन मुझे तो कोई इसकी चीज नहीं। इमरान गजनवी साहब से जरा मैं पूछना, 31 मार्च 14 अप्रैल ये 2 दिन और ऐसे आने हैं कि रमजान से पहले कि इसमें पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा होगा या नहीं। इमरान साहब, अब रमजान से पहले कितनी बार इजाफा हो सकता है पेट्रोल की कीमत में, चूंकि फिर उसका असर रमजान में आने वाली महंगाई पर पड़ता है, क्या आपकी प्रेडिक्शन होगी? देखिए, इसमें तो पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो इंटरनेशनल जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो इन्फ्लेशन प्राइसिंग है उस पर डिपेंड करता है। और मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट की पेट्रोलियम लेवी है वो बहुत कम तरीन सतह पे है, वो 12-13 के दरमियान है। सो मैं उम्मीद रखता हूँ कि गवर्नमेंट भी कंसिडरेशन रखेगी और इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंटरनेशनल प्राइसेस। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस कम होंगी तो प्राइस कम हो जाएगी, अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को फिर अपने टैक्सेस में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान गजनवी साहब। डॉक्टर अशफाक हसन साहब मौजूद थे और अशफाक साहब ये कहते हैं पेट्रोल बढ़ता है उसका असर फिर एक आम आदमी पर पड़ता है, फूड इन्फ्लेशन उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हुकूमत को भी इस सिलसिले में कुछ सोचने की ज़रूरत है। आगे रमज़ान भी आ रहा है और एक बार फिर आखिर में जाते जाते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से ये अपील, ये दरख्वास्त है और उम्मीद है कि चेयरमैन पैमरा हैं सलीम बेग साहब, उनके खिलाफ कोई नोटिस, कोई एक्शन ज़रूर लिया जाएगा, चूँकि बोल के खिलाफ उनके एकतरफा और मुतासबाना फैसलों का सिलसिला जारी है, जिससे बोल को और पूरी साफ़ी बरादरी को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।